अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 यानी 5वां लेसन। और इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे आशियाना को और उसके मुसन्निफ यानी उसके लेखक के बारे में कि आशियाना का लिखने वाला कौन है और उसके मुसन्निफ कौन है और उसके हालात ज़िंदगी कैसे कैसे गुजरी और फिर आशियाना का मतलब क्या था और उसमें जो किरदार बयान किए गए हैं, क्या क्या किरदार बयान किया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आशियाना को जानते हैं। आशियाना, ठीक, ये आशियाना, आशियाना मतलब होता है एक ठिकाना, घर, ठीक है। आशियाना का मतलब होता है एक ठिकाना, जैसे घर, अगर कोई इंसान कहीं रहता तो वही आशियाना ही होता है, उर्दू लफ्ज है, और उसका मतलब होता है ठिकाना या घर। तो इसका जो लेखक है स्टूडेंट्स, इसका जो लेखक है यानी मुसन्निफ, लेखक को उर्दू मुसन्निफ कहता है, तो वो कौन है? निगार अजीम। इसका मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम। और से सुनिएगा आप लोग, निगार अजीम। और इसका असली नाम क्या है? असली नाम निगार अजीम का असली नाम, ये निगार अजीम है और इसका असली नाम है मलका महर निगार। मलका महर निगार, तो ये असली नाम है उनका। और कह रहे हैं कि उर्दू के अलावा, ठीक है, कौन? ये निगार अजीम यानी मलका महर निगार, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया है। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया है निगार अजीम। उर्दू के अलावा ड्राइंग और एमए में भी पेंटिंग में भी एमए किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि जामिया इस्लामिया यानी जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी भी हासिल की है। जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी भी हासिल किए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है मलका महर निगार। और उसके बाद कह रहा है कि पहला अफसाना, मलका महर निगार का जो अफसानी मजमुआ है, हर लेखक हर मुसन्निफ का कोई ना कोई अफसानी मजमुआ होता है, तो इसका भी एक मजमुआ अफसानी मजमुआ है। कह रहा है कि पहला अफसानी मजमुआ अक्स है। ये क्या है? अक्स है। अक्स जो कि 1990 में शाये हुआ। 1990 में शाये हुआ। शाये होने का मतलब स्टूडेंट्स है कि पब्लिक में उसको लाया गया, सब लोगों में उसको फैलाया गया और सब लोग उससे फायदा हासिल किया, वही शाये किया गया, पब्लिक शेयर की गई। और उसके बाद नंबर 2 पे आया था गहन। ये गहन जो कि 1999 ईस्वी में शाये हुआ। गहन जो कि 1999 ईस्वी में शाये हुआ। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये इसका एक और है गर्द सफरनामा। सफरनामा एक मजमून है जो गर्द आलूगी यानी सफरनामा में लिखा है गर्द, और उसका नाम क्या है? गर्द आवारगी। एक सफरनामा लिखा। सफरनामा मतलब कि सफर करने जो करता है ना, उसी से सफरनामा है। तो कह रहा है कि उसी में एक वो सफरनामा लिखा है और जिसका नाम है गर्द आवारगी। गर्द आवारगी। ये थे कुछ डिटेल्स लेखक यानी आशियाना के जो लेखक है, मुसन्निफ है, उसके बारे में। और इस बस इतने ही डिटेल्स किताब में भी है, इसलिए मैंने इतना ही बताया। और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं ढूंढ के बता करके बता दूंगा, आप बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अब देखते हैं इसमें, इस आशियाना में जो कैरेक्टर बयान किया है और इसमें क्या क्या बातें हुई है इस कैरेक्टर में, इसमें क्या मजा है, क्या चीज है जो बयान किया है, अब उसको पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें ये जो आशियाना है, इसमें जो अहम रोल अदा किया है, सबसे महत्वपूर्ण जिस शख्स के बारे में बात की गई है वो है ज़रीफ। जो अहम रोल और जो अहम किरदार बयान किया गया है स्टूडेंट्स, वो कौन है? वो है इरफाना। इरफाना के बारे में अहम रोल बयान किया गया इस किरदार में, इस आशियाना में। जो लेखक है निगार अजीम, वो इरफाना को लेकर, उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके बारे में
इस आशियाना को लिखा है। तो चले देखते हैं इस आशियाना में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या क्या हमें देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है। तो चले देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुल मिला के 6 लोग, मतलब 8 लोगों के बारे में बताया, 8 लोगों के बारे में बताया। अब देखते हैं 8 लोग कौन कौन है। तो पहले नंबर पर है बरकत और दूसरे में जरीना। ये बरकत और जरीना, ये दोनों कौन थे? शोहर बीवी, वाइफ हस्बैंड, ये दोनों वाइफ और हस्बैंड है। और ये है रुकैया और ये है सिराज। रुकैया और सिराज ये दोनों उसके बच्चे थे, यानी औलाद, यानी बरकत और जरीना के औलाद। रुकैया ये उसकी बेटी हुई और सिराज उसका बेटा है। बरकत और जरीना के, रुकैया बेटी और सिराज बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, रुकैया की शादी करा देते हैं ये लोग, इसकी शादी करा देते हैं और ये अच्छे से अपनी जिंदगी में एंजॉय करने लगते हैं, मतलब खूब अच्छे से रह रहे, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसका मामला यहीं पे खत्म, रुकैया का मामला यहीं पे खत्म। अब देखते हैं सिराज। सिराज जो है ये इसका बेटा है इन दोनों का। तो अब इसकी शादी जो है, ये सिराज है ना, ये सिराज, अब इसकी शादी इरफाना से हो जाती है। सिराज की शादी इरफाना से हो जाती है। अब इरफाना और सिराज दोनों शादी कर लिए। शादी करने के बाद कुछ दिन वालिद शादी करने के बाद कुछ दिन तक रहे, उसके बाद फिर वो शहर चले गए, अपने घर को छोड़कर शहर चले गए। और उनके वालिद यानी उनके पेरेंट्स अपने घरों में रहने लगे, छोटा सा गांव में, और इरफाना और सिराज दोनों चले गए शहर में। तो स्टूडेंट्स शहर में रहे, काफी दिनों तक रहे, खूब अच्छा सा बंगला उंगला बनाया और रहने लगे। फिर सिराज जो है वो अपने पेरेंट्स को बुलाया अपने घर, यानी बुलाया, खूब कोशिश की। तो अब बरकत और जरीना सोचा कि चलो जब मेरे बेटे हम लोगों को बुला रहा तो घूम के आ जाते हैं, क्या इसमें मुश्किल की बात है, घूमने में क्या दिक्कत है। तो वो दोनों यानी कि बरकत और जरीना दोनों गए अपने बेटे के घर, कहाँ? शहरों में, जहां वो लोग अपना बंगला लेकर रहते थे, रूम लेकर रहते थे। तो वो दोनों जो रहते थे 7th फ्लोर में रहते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान में। तो वहां जाने के लिए लिफ्ट रहता था, लिफ्ट था। तो बरकत और जरीना उसी लिफ्ट के जरिए वो उस अपने बेटे के रूम में गया। तो जो लिफ्ट में जब चढ़ा वो, तो जब लिफ्ट ऊपर जाने लगा तो उसमें उन लोगों को खूब मजा आया, काफी मजा आया, बहुत ही इंजॉय करने लगी। यार क्या मौसम है, क्या मतलब अजीब तरह उन लोगों को फील होने लगा। उसके बाद वहां गए, जाने के बाद फिर इरफाना और सिराज से मुलाकात की, फिर रहने लगे, काफी दिनों तक वहां भी रहने लगे। तो इरफाना, ये इरफाना, इनके सिराज और इरफाना के जो एक औलाद थे, 2 औलाद, यानी अदनान और फरहान। तो अदनान ये 9 साल के थे और फरहान 5 साल के थे। इन दोनों के ये दोनों औलाद हैं, ठीक है। सिराज और इरफाना के बेटे अदनान और फरहान है। तो इन दोनों का आप छोड़ दीजिए, इन लोगों का मामला यही खत्म है। अब देखते हैं इन दोनों, तो उनके जो पेरेंट्स थे बरकत और जरीना, और कोई भी काम करने के लिए उन दोनों यानी अपने पेरेंट्स को सिराज और जरीना काम, सिराज और इरफाना काम करने के लिए नहीं देते थे। मतलब उन लोगों के बहुत केयर करते थे ये दोनों, अब बेटे और उनके बहू उन दोनों के बारे में हमेशा सोचते थे, बहुत केयर करते थे, कोई काम करने के लिए देते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि सिराज अपने घरों में 2 लोगों को रखे भी थे नौकरी के लिए, हर काम करने के लिए। तो जो मजदूर रहते थे ना, वो परेश उरेश करते थे, तो उसको सही से कभी करने के लिए नहीं आता था। तो जो जरीना है उनके माँ सिराज के, तो वो बताने की प्रयास करती थी, कोशिश करती थी, वैसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उस पर भी जो इरफाना है ना, इरफाना वो कहती थी कि अम्मा आप रहने दीजिए, आप मत कीजिए, हम लोग है ना, आपकी ये उम्र नहीं है, अब आप आराम कीजिए, हम लोग हैं, हम लोग कर लेंगे। मतलब बहुत ज्यादा केयरमंद थी, फिक्रमंद थी। कौन? इरफाना अपने सास ससुर के लिए। और फिर सिराज भी काफी फिक्रमंद थे कि इतने दिनों के बाद आए, हम लोग को पोस पाल के बड़ा किया, तो फिर उन लोगों को क्यों काम करने के लिए दिए जाए। तो ये देखने के बाद काफी दिनों के बाद उसको कुछ काम ही नहीं करने के लिए देते थे उन दोनों को, यानी अपने पेरेंट्स को। तो ये दोनों यानी बरकत और जरीना सोचा कि यार हम लोगों को तो कोई काम ही नहीं करने के लिए दे रहा, हम लोग की तो कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब घर हम लोग को कुछ मानते ही नहीं, अगर मानते तो हमारे हुक्म मानता, हम लोग को कुछ करने के लिए देता, ये लोग हमारी बातें नहीं मानते, मतलब हम लोग को कुछ नहीं मानते हैं। तो ये सोचने के बाद उन दोनों के माइंड में बात आई कि लगता है हम लोग को अपना नहीं मानते, इसलिए कोई काम करने के लिए नहीं। हालांकि उनकी जो बच्चे थे वो सोचते हैं कि मैं अपने वालिदैन को कुछ काम करने के लिए ना दूं तो बेहतर है, क्योंकि वो आराम की जिंदगी गुजारे, जो कर लिया बहुत पहले कर लिया, अब ना करें।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये माइंड में उसने बिठा लिया कि शायद मैं इनकी नजर में कुछ नहीं हूँ। ये सोचने के बाद फिर वो अपने घर लौटने को सोचा, फिर वो अपने घर लौटा। तो घर लौटने के बाद फिर वही पुराना माहौल, अपने घरों में रहने लगा। फिर मतलब यह है जो बरकर अपनी बीवी को यानी जरीना को कहा कि चलो अपने घर चलते हैं, वहीं रहेंगे अपने दोस्तों यारों के साथ, तुम खाना बनाना हम खाएंगे सब मिलके, फिर चाय वगैरह शाम में पियेंगे आराम से। इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चलते, अपने पहले वाली दुनिया में। फिर वहां से वो दोनों रिटर्न हो गए, वापिस आ गए अपने गांव में और फिर वहां पे अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो ये थे इस किरदार में डियर स्टूडेंट्स कुछ बातें यानी जो मैंने आपको बयान किया। यानी आशियाना में अहम रोल जो था वो इरफाना की थे। मतलब इरफाना कुछ करने के लिए देती ही नहीं थी, ना अपने ससुर को ना अपने सास को। जाहिर सी बात है, बहू है, पूरे बचपन मतलब उनके जो शौहर है पूरे बचपन में उनकी सारी खिदमत कर रही थी, उनके पेरेंट्स कर रहे थे। अब जब वो बड़ा हो गया, शादी कर लेता, अब इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वालिदैन को आराम दे। लेकिन उनके वालिदैन गलत सोच लिए, जिसकी वजह से वो वहां से चले गए। तो ये थे कुछ बातें जो मैंने आपको बताया। तो इस आशियाना से ये सीख मिलती, ये सबक मिलते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की खिदमत करनी चाहिए, उनके जो खिदमत करनी चाहिए, उनको आराम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन कभी कभी उसकी जो बातें हों उसको भी सुननी चाहिए। और अगर वो कोई चीज करने के लिए वो जा रहा, तो अगर ज्यादा मतलब वजन चीज नहीं हो, ज्यादा थकावट वाली चीज नहीं, तो उसको भी करने के लिए देना चाहिए, ताकि उसे ये एहसास ना हो कि शायद मैं इनकी नजर में कुछ नहीं हूं, मेरी इज्जत खत्म हो गई है। तो ये थे कुछ बातें जो हमने आपको बताया। और ये मेन पॉइंट वाली बात है, ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं लाला, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विदाउट याद किए, विदाउट रिमेंबर यू कांट राइट। आप आंसर आप नहीं लिख सकते, बगैर मेहनत किए, बगैर याद किए आप जवाब नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताया निगारा जिन के बारे में, और इतनी ही इसके बारे में डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं इस चैप्टर के आंसर और क्वेश्चन को, उसमें क्या क्या बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मैं आप सबसे उम्मीद ही करूंगा कि आपको जो पढ़ा रहा हूं आप उसे पढ़ रहे हैं, जो बता रहा हूं आप उसे लिख रहे हैं, और जिस तरह पढ़ने के लिए बोल रहा हूं उस तरह पढ़ रहे हैं। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए बोल रहा हूं। अगर आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आप एक दिन यही कहेंगे, इंशाअल्लाह आई विल बी सीन ए सक्सेसफुल पीपल। Understood? So let's go and see the questions answer. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें कुछ अल्फाज और मानी भी है। तो अल्फाज और मानी कितने हैं? अल्फाज और मानी भी है कुछ। तो मैं अल्फाज और मानी को लिखा दे रहा हूं, उसके बाद आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ अल्फाज और मानी है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये अल्फाज है और इसका मानी है। तो अल्फाज यानी अता, अता करना, ये अल्फाज है और इसका माना है देना। ठीक है, बड़ी तेजी के साथ चलते क्योंकि वक्त नहीं है। और दूसरा फाइज होना, फाइज होना इसका मतलब है मुकर्रर होना, ओहदे पर रहना। फाइज होना मतलब मुकर्रर होना, ओहदे पर रहना। और तीसरा है सुबुकदोश होना। सुबुकदोश, सुबुकदोश का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सुबुकदोश का मतलब होता है मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर लेना। मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर लेना यानी जब तक उसकी जो जॉब के आखिरी एंड थी, जहां तक जॉब होना था वहां तक होने के बाद उसके बाद खत्म हो गए। उसके बाद फिर कह रहा है कि दिल जोई, दिल जोई, दिल जोई। तो दिल जोई का मतलब होता है खुश करना। दिल जोई का मतलब खुश करना। और उसके बाद है शर्मसार, ये शर्मसार है। शर्मसार का मतलब होता है शर्मिंदा करना। क्या होता है, क्या होता है, जोर से बोलिए, शर्मिंदा करना। अब फिर आगे ऊपर दिया हुआ है इसी के कुछ और भी जो माने बच गए थे तो ऊपर लिख दिया क्योंकि नीचे जगह नहीं थी। तो निजाम, निजाम का मतलब क्या होता है, ये निजाम, निजाम का मतलब इंतजाम, करीना। इंतजाम और करीना दोनों माने हैं उसका। और उसके बाद खुद एतमादी, खुद एतमादी, खुद एतमादी का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर, अपने आप पर भरोसा। ठीक, बिलीव इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में भरोसा करना। जोखम, जोखम, जोखम का मतलब होता है दुश्वारी,
जो का मतलब दुश्वारी, जो का मतलब दुश्वारी। मैं एक वर्ड को बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर सुनने में गलती होगी तो फिर से सुन लीजिए, फिर गलती हो फिर से सुन लीजिए, और सुनने के साथ साथ माइंड में याद रखिए। अब देखते हैं इसके आंसर और क्वेश्चन की तरफ बड़ी तेजी के साथ। तो आप लोग तैयार हैं? चले चले देखते हैं। सबसे पहले करें मुख्तसर तरीन सवाल यानी छोटा सवाल, निगार अजीम का असली नाम क्या है? आप देख सकते हैं निगार अजीम का असली नाम मलिका महर निगार है कि नहीं? मलिका महर निगार। और दूसरा नंबर देखते हैं, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? किस किस मौजू में निगार अजीम ने एमए किया? आप वो भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा है निगार अजीम ने किस किस मौजू पर एमए किया। ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। सवाल नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानों में अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? निगार अजीम के अव्वलीन अफसाने सबसे पहला जो अफसाना मजमू उसका नाम क्या है? तो वो भी आपको यहाँ बता दिए हैं कि उसका नाम क्या है, अक्स। क्या है? अक्स। ये अक्स है, यही है उसका पहला अफसाना मजमुआ। और फिर कह रहे हैं सवाल नंबर 4 में, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो सवाल नंबर 4 का जवाब है मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में ये मजमुआ गहन शाये हुआ। 1999 ईस्वी में डियर स्टूडेंट्स मजमुआ गहन शाये हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 5, निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? सफरनामा का नाम, जो सफरनामा उसने लिखा था अपनी लाइफ में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? आप लोग बता दीजिए उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? गर्द, गर्द आवारगी। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं। मुख्तसर सवालात, मतलब थोड़े से और लंबे सवाल जो है, तो उसमें कह रहे सबसे पहला सवाल, सही और सही में, सही और सही के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सही और सही के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सही और सही के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए डियर स्टूडेंट्स। सही, ये है सही, ये है सही, इन दोनों में जुमलों में फर्क करने के लिए कहता है। ठीक, तो इन दोनों में फर्क क्या करेंगे? इन दोनों में सही, जैसे कि इसमें ये सही कहता है कि जैसे चलो ठीक है, तुमको मछली खाना सही नहीं तो गोश्त ही खा लो। ठीक, ये खाने वाने के माध्यम में जो सही लगता है वो कह रहे हैं सही, जिसमें मिठास वगैरह के बारे में बोला जाए तो उसमें ये सही का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2 ये सही, ये सीन वाला, ये स्वाद वाला, तो ये स्वाद वाला जो सही है वो गलत और सही में जो फर्क है वो वाला करते, जैसे कि तुम गलत हो वो सही है। ठीक, तो ये वाला जो सही है यानी किसी के दरमियान फर्क बयान करने के लिए उसमें ये वाला सही बयान किया जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए, 5 जुमले लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखना है। ये सब 5 जुमले से ज्यादा है, लेकिन आप इन्हीं पर मुनहसिर मत, यहीं तक मत रखिए, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो और भी बेहतर अंदाज में उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये सब लिखने के बाद उसके बाद कह रहे हैं कि सिर्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। सिर्फ अफसाना, अफसाना पर 5 जुमले लिखना है। ठीक, यानी इस पर 5 जुमले लिखना है, इसको नहीं लिखना। इसमें जो किरदार है, ये जो किरदार बयान किया गया जरीना, फरहाना, बरकत के, उसको नहीं लिखना, इसके बारे में लिखना है। यानी अफसाना के बारे में लिखना है कि सिर्फ एक कहानी बयान किया जाता है, सिर्फ उसको कहते हैं जिसमें कहानी बयान की जाता है, किस्सा बयान किया जाता है। ऐसे 5 जुमले में आपको बयान कर देना है। ओके, तवील सवाल देखते हैं। तवील सवाल में नंबर 1 पर कह रहा है, सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? सिराज की वालिदा अम्मा जान, ठीक है, अपने बेटे के घर पर क्यों उकताहट महसूस करने लगे? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये होगा कि वो इसलिए उकताहट महसूस करने लगे कि उसकी बीवी यानी सिराज की जो बीवी इरफाना थी ना, तो वो अपने सास को कुछ काम करने के लिए नहीं देती थी, कुछ भी करने के लिए नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसको कुछ बोलने के लिए भी नहीं देते। बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई कुछ कहे तो वो ये नहीं चाहते थे मेरी सास थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त कर पाए, लेकिन उसके साथ गलत सास जो है उसके साथ गलत समझ कर उसका उकताहट महसूस करने लगी। नंबर 2, जेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डाली।
زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیں۔ میں نے مطلب اس پر جو ہم نے بتایا ابھی آپ کو، اس میں کیا کیا کردار بیان کیے گئے، کیا کون کون شخص تھے اور کیسے کیسے وہاں پہ کیا کیا معاملہ ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے 10-15 جملے میں، بلکہ 10-15 نہیں، پورے صفحہ لکھ دیجیے گا، اگر آپ کو یاد ہے تو پورے لکھ دیجیے، ٹھیک۔ سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، افسانے کی ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ افسانے کی ارتقاء کا جائزہ لیجیے، افسانے کی ارتقاء کا جائزہ لیجیے، مطلب اس افسانے میں کیا کیا بیان کیا ہے، کیسے کیسے کیا ہوا نہیں ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ کون لکھنے والا ہے، لکھنے کے ساتھ کیا کیا بیان کیا، کس کردار کو بیان کیا، اور اس میں کردار میں جو کیا بتانا چاہ رہا تھا، کیسے کیسے کیا ہوا نہیں ہوا، یہ سب چیز کو آپ کو بتانا ہے، ٹھیک۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس کچھ باتیں جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لینا ہے، نوٹ کرنے کے ساتھ آپ کو یاد بھی کرنا ہے، یاد کریں گے تو آگے چل کے آپ کو جو مشکل وقت ہے وہ مشکل وقت سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت اگر آپ ابھی تیاری کریں گے، پڑھتے جائیں گے، تو اس وقت آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ تھے کچھ باتیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس کے بعد پھر پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو پر چیپٹر نمبر 6۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم، جے ہند۔